अगर आपको ज्ञात हो, पहले रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपये की कीमत की कटौती करके की थी। और मैंने उस समय भी कहा था कि महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए, चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना कर देने हो, तो 75% से ज़्यादा तो सीधे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों में नल से जल, और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त राशन से लेकर अन्य योजनाएं हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज चलती रही, तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्रा और तेलंगाना के बनने से पहले जब एक आंध्र प्रदेश था, तो उस समय 1976 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट ये पानी देने की अनुमति मिली थी पहले कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ये उद्गम कृष्णा नदी का होता है महाराष्ट्र से, जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब उस पानी में से, जो कुल पानी उसमें से जाता है 4 राज्यों से होकर, उसमें से 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी अविभाजित आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1976 में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 2004 में कंप्लेंट की केंद्र सरकार के पास और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत फिर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। और इस ट्रिब्यूनल ने 2013 में अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन उस समय आंध्र की सरकार कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी और पब्लिश रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ और इसके चलते वाटर एलोकेशन नहीं हो पाया। एक बार फिर जब इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था। अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश
समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई उस तरह से। एक और विषय जो तेलंगाना राज्य से ले है, आपको याद होगा तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरक्का तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसके विस्तार में माननीय किशन रेड्डी जी आपको बताएंगे। एक और निर्णय, कोविड का समय जब यहाँ से हम फाइनेंस की निर्णयों की ब्रीफिंग करते थे, उस समय भी आपने सब अनुभव किया होगा कि दुनिया के सामने हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। आज अगर दुनिया में देखा जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत अगर हल्दी की जो बात की जाए, उसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। और आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आज अगर मैं हल्दी की बात करूं तो देश में जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे, और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी, और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। मैंने नोटिफिकेशन हुई इसलिए आपको उससे अवगत करवाना था कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। एक और विषय जो सीसीए के अंतर्गत आया वो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रिवाइज कॉस्ट को अनुमोदन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब लगभग 2431 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी संस्तुति की गई है। ये प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्य अगले 30 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इससे बिहार के औरंगाबाद और गया और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। थोड़ा मैं आपको इसके बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे, पूरे नहीं हो पाते थे,
1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था। तो 1993 में डैम के पानी से बेतला नेशनल प्रोजेक्ट और ये सब इलाकों में प्रभाव पड़ता, तो उसके बाद उसको रोका गया। बिहार और झारखंड के साथ लगते इलाकों में लोगों को जिनकी ज़मीनें भी जानी या जिनका उस समय ज़मीन अधिग्रहण भी किया गया और प्रोजेक्ट चल भी रहा था, लेकिन 93 के बाद इस पर कोई गति नहीं बन पाई। 2017 में कैबिनेट द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की मंजूरी उस समय दी गई थी, लेकिन आज जो मंजूरी दी गई है वो राइट मेन कनाल, लेफ्ट मेन कनाल को कंप्लीट लाइनिंग और गैर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्माण को भी पूरा करने के लिए अनुमति दे दी गई ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और इस डैम के जो प्रभावित लोग होंगे, आउस्टी होंगे, उनको कॉम्पनसेशन पैकेज को रिवाइज किया गया है। जनहित में एक और बड़ा निर्णय किया गया कि एक और तो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 10,000 हेक्टेयर की भूमि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई योग्य बनाया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर भूमि को। वहीं पर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको 6.5 लाख रुपया का अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट दिया जाएगा। तो एक और सिंचाई योग्य भूमि हो जाएगी, लाखों हेक्टेयर भूमि को, लाखों एकड़ भूमि को वहां पे लाभ मिलेगा इसको। और दूसरी ओर जिनकी जमीन गई उनको इसमें से 6.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट मिलेगी। एक अंतिम निर्णय जो मैं आपको से अवगत करवाऊंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड टेनेंसी रेगुलेशन 2023, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव टेनेंसी रेगुलेशन 2023, लक्षद्वीप टेनेंसी रेगुलेशन 2023 को प्रोमोलगेट करने का निर्णय किया गया है, इसको घोषणा की गई है। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट जून 2021 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि इस रेगुलेशन के द्वारा मकान मालिकों एवं किराएदारों के हितों और अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जा सके, जिससे मकान मालिक किराए पर अपने मकान को देने के लिए उसको कोई चिंता ना हो, क्योंकि अधिकार एक बराबर होंगे और इसके लिए मकान बनाने और खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े मकानों को किराएदारों को उपलब्ध भी कराए जा सकेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को भी हम इसके माध्यम से प्राप्त करने में सहायक होगा। संविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन बनाए जाने का प्रावधान है। और इसके जो रेगुलेशन के मेजर फीचर्स क्या हैं, इसके लागू होने के बाद किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दूसरा, एग्रीमेंट की लिखित सूचना राज्यों में नियुक्त जो रेंटल अथॉरिटी है उसको दी जाएगी और रेंटल अथॉरिटी द्वारा उसको 7 दिन के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जारी किया जाएगा और टेनेंसी से संबंधित सारी सूचनाएं अथॉरिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से किराया तय करेंगे। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल रिपेयर्स या रखरखाव के संबंध में मकान मालिक और किराएदार के दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि लिटिगेशन कम से कम हो और आपसी विवाद ना बढ़ सके। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवादों के निवारण हेतु फास्ट ट्रैक क्वासी जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की जाएगी ताकि विवादों का निपटारा समय पर हो सके। किराएदार द्वारा यदि 2 महीने तक किराया नहीं दिया जाएगा
या परिसर जो है जहां पर उसने किराए पे लिया उसको सबलेट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में रेंट कोर्ट मकान मालिक को वापस कब्जा दिलाएगा। कोई भी मकान मालिक प्रीमाइसेस की एसेंशियल सर्विसेज जैसे बिजली, पानी आदि को रोक नहीं सकेगा। किराएदार द्वारा टेनेंसी को समाप्ति के पश्चात प्रीमाइसेस को खाली करने के लिए प्रथम 2 महीनों में मंथली रेंट का दुगना तथा उसके बाद मंथली रेंट का 4 गुना भुगतान करना होगा। खाली नहीं करने के बाद, आप ऐसा मत सोचना खाली करने के बाद करना है, खाली नहीं करने के बाद, इनके जो रेंट एग्रीमेंट जितने समय तक के लिए है उसके बाद तक। मेरी ओर से इतने ही विषय थे। मैं माननीय किशन रेड्डी जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया करके जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें, और जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना के लिए आज मंजूरी की गई है उसके लिए, और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को लेके भी जो एक बड़ा निर्णय आज किया गया है ताकि तेलंगाना और आंध्र के हितों के बारे में और पानी के बंटवारे के बारे में और स्पष्टीकरण आ जाए। किशन रेड्डी जी। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मुरुगन जी और सभी पत्रकार बंधु, आज का कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना का दृष्टिकोण से तेलंगाना जनता को आज अलग अलग 3 विषय पर, एक किसानों का बहुत दिन से डिमांड था, लगभग 30-40 साल का ये डिमांड को आज नरेंद्र मोदी जी आज पूरा किया है। क्योंकि जो टर्मरिक हल्दी का बोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, कुछ जिलों में टर्मरिक के लिए अच्छे जमीन है, उस जमीन में टर्मरिक का अच्छा खेती हो सकता है, प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, इसलिए बहुत सालों से किसान इसके ऊपर आधार पर खेती करते हैं। इस दृष्टिकोण से उस जितना मेहनत करते हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहे। भारत सरकार के सामने इस विषय पर आया है। आज कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में तेलंगाना के लिए टर्मरिक बोर्ड का जो आज इस विषय पर एक ऑर्डर निकालने का आदेश दिया है। इससे तेलंगाना के किसानों का बहुत सालों का जो डिमांड था, डिमांड पूरा हुआ है। इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट कोरोना के बाद टर्मरिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। टर्मरिक मेडिसिन में यूसेज हो रहा है और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। दुनिया का गोल्ड टर्मरिक के नाम पर इसको बहुत बड़ा डिमांड है। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार नॉट ओनली तेलंगाना, देश के अलग अलग प्रांतों को इसका लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लाभ तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, असम, गुजरात, इस प्रांतों में ज्यादा किसान इस टर्मरिक का खेती करते हैं। आज इस बोर्ड के गठन के कारण उनका पूरा टर्मरिक का खेती के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और खेती के दृष्टिकोण से
उनको प्रोत्साहन करने का, उसका प्रोसेसिंग यूनिट डालने का, उस प्रोसेसिंग में वैल्यू एडेड करना, उसको एक्सपोर्ट करने में पूरा भारत सरकार के द्वारा इस टर्मरिक बोर्ड का गठन के द्वारा पूरा उनका प्रोत्साहन देना, और जो एक टारगेट भी भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा ये टर्मरिक भारतीय प्रोडक्शन करते हैं, इसमें एक कमिटी गठित होगा बोर्ड में, इसमें एक चेयरमैन नियुक्त होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, फैमिली वेलफेयर हो, वैसा ही फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री हो, अलग अलग आयुष मिनिस्ट्री हो, अलग अलग इसमें इस कमिटी में अधिकारी रहेंगे। इसमें फार्मर्स रिप्रेजेंटेशंस रहेगा, एक्सपोर्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे। इसका किसानों को लाभ मिलेगा, देश को अच्छे नाम भी होगा। इसलिए ये टर्मरिक बोर्ड के लिए जो खासकर तेलंगाना का जनता, खासकर फार्मर्स बहुत बड़ा संघर्ष किए थे बहुत सालों से। कुछ साल मैं बताना चाहता हूं, कुछ साल जब तक टर्मरिक बोर्ड नहीं आते हैं हम चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा 15-20 साल से किसान विदाउट चप्पल तेलंगाना में घुमा है। मगर आज पहली बार कल शाम को अलग अलग किसानों को हमारा कार्यकर्ता चप्पल खरीद के दिया है। वैसा इतना आंदोलन था, इतना डिमांड था, इसका नरेंद्र मोदी जी का आज इस निर्णय से तेलंगाना के किसान बहुत बड़ा हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तेलंगाना के किसान के ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से, सारी जैसा स्टेट्स बताया महाराष्ट्र से के मिजोरम तक जितने भी प्रांतों के किसानों के ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक निर्णय, एक अच्छा निर्णय किसानों के हित के लिए, स्टेटों के हित के लिए, देश के हित के लिए। ये देश को लाभ होगा, स्टेट्स को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा विषय ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के लिए लगातार बहुत दिन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बातचीत चल रहा था। लैंड देने में बहुत लेट हुआ है। तेलंगाना को, आंध्र को, दोनों को ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने के लिए निर्णय था, मगर आंध्र सरकार ने 2015 में ही लैंड आइडेंटिफाई करके केंद्र सरकार को सूचित किया गया, लैंड हैंड ओवर भी किया गया। तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा था, दोनों में लगभग करस्पॉन्डिंग चर्चा, मीटिंग्स हो रहा था, मगर लैंड आइडेंटिफाई करने में कौन सा स्थान में ट्राइबल यूनिवर्सिटी लगाना, उसमें भी बहुत बड़ा लेट हुआ है। उधर भी हमारे जिले में होना चाहिए, हमारा जिला होना चाहिए, ऐसा लगभग इस साल तक पेंडिंग हुआ था। अभी इस साल में लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईटीडीसी को हैंड ओवर किया है। उसके बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है। उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है। उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इसके ट्राइबल्स के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। इसका नाम भी आप भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। एक हमारा तेलंगाना में एक सम्मक्का सारक्का, ये वनदेवता दोनों माँ बेटी है,
ये गिरिजनों के ट्राइबल्स के अधिकारों के लिए, हक के लिए संघर्ष किए थे। ये लोग बहुत बड़ा मंदिर भी है। इसी ट्राइबल समुदायों के रक्षा के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान माता के रूप में, देवता के रूप में पराशक्ति माना जाता है। ट्राइबल्स दुनिया में सबसे बड़ा ट्राइबल का कुंभ मेला, आप सर्च कर सकते, कुंभ मेला इस जगह होता है मुलुगु में, जिस जगह सम्मक्का सारक का मंदिर है। ट्राइबल फेस्टिवल होता है। सभी प्रांतों से, नॉट ओनली तेलंगाना, अलग अलग प्रांतों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसा, झारखंड जैसा प्रदेशों से लाखों लोग इस कुंभ मेले, ट्राइबल कुंभ मेले में इस मंदिर पे आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा निर्णय लिया है। इस दोनों सम्मक्का सारक्का माताओं के, वन देवता के नाम पर इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी काम करेगा। मैं इस विषय पर भी बहुत दिन से पेंडिंग था, इस विषय पर भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरा मुद्दा तेलंगाना का ही आंध्र प्रदेश का था। जो पहला तो महाराष्ट्र, जैसा आदरणीय अनुराग ठाकुर जी बताए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस तीनों में स्टेट्स में ये कृष्णा वाटर का इश्यू था। इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइबल ट्रिब्यूनल का गठित हुआ था। उसके बाद जब जैसा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, दो स्टेट बन गया, वो डिस्प्यूट तेलंगाना का पानी का कैसा दोनों के बीच में फिर डिवाइड करना चाहिए, इसका इश्यू था। इस विषय पर लगातार अलग अलग मीटिंग्स हुआ था। तेलंगाना सरकार ने 2015 में इस कृष्णा ट्रिब्यूनल, हमारा तेलंगाना आंध्रा वाटर डिस्प्यूट डिवाइड करने के लिए एक याचिका डिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। इसका स्टे था। आज केंद्र सरकार ने लगभग सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट फाइनल होता बोल के देखे थे, मगर फाइनली तेलंगाना सरकार, केंद्र सरकार के बीच में डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के अंदर तेलंगाना सरकार मान लिया है जो सुप्रीम कोर्ट का याचिका है हम वापस लेंगे, वो याचिका वापस लिया है। अभी केंद्र सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दृष्टिकोण से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के अंदर ही इस समस्या को हल करने के लिए तेलंगाना का, आंध्रा का बीच में कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक लीगल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस दृष्टिकोण से आज भी बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। लगभग 50 लाख किसान तेलंगाना में इसका लाभ मिलता है। मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना संघर्ष, सेपरेट तेलंगाना का संघर्ष, पानी, फंड्स అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, जॉब्स, नीलू निधुलु नियामकालु, ये 3 डिमांड्स के ऊपर संघर्ष चला था। इसमें सबसे पहला डिमांड पानी का ही था। इसलिए आज जो तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लिया है, इसीलिए केंद्र सरकार को अभी इस कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2 के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी समस्या हल करने का निर्णय का आज कैबिनेट अप्रूवल मिला है। मैं इसी विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से तेलंगाना के किसान की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Sir, we may open the floor for questions. We can begin here. 91.